हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। अब आज एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले जो उसमें बेसिक चीज़ें हैं उनको हम सीखेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक प्रमेय है, माना p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11 ये सब अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, यानी कि जिनके गुणनखंड केवल 2 होंगे। तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या दे रखा है, एक धनात्मक पूर्णांक दे रखा है। अब देखो, इसको हमें समझना क्या है। यदि p क्या कर रहा है, इस a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, कब, जब ये p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखो, कोई भी संख्या किसी संख्या को विभाजित कर दे, जैसे 10 है, इस 10 को अगर 5 विभाजित कर रही है तो ये 5 क्या आ रहा है, फिर इस 10 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ। ऐसे ही अगर ये p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये p अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में p आ रहा होगा, है ना। अब देखो, 10 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। तो इस 100 के भी तो अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि 100 को क्या होगा, 5 विभाजित करेगा ही करेगा, और 2 को भी 5 क्या करेगा, सॉरी 2 को भी ये 2 भी ये 100 को क्या करेगा, विभाजित करेगा ही करेगा। अगर हम 100 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। तो देखो, तब भी तो ये 5 ने विभाजित किया, 2 ने विभाजित किया ही किया उसको, है ना। तो यानी कि 10 को अगर विभाजित किया तो 10 के स्क्वायर में इसके फैक्टर कैसे बन जाएंगे, 2 का स्क्वायर और गुणा 5 का स्क्वायर वाले फैक्टर बन जाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, फिर ये 100 के फैक्टर जो है 2 गुणा 5 का स्क्वायर बन गया, है ना। यानी इस 2 ने या इस 5 ने 10 को विभाजित किया तो ये इसके स्क्वायर को भी विभाजित कर ही रहे हैं, या इसके स्क्वायर को विभाजित किया तो ये 10 को भी तो विभाजित कर ही रहे हैं। ठीक है, कब कर रहे हैं, जब ये क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। भाज्य संख्या में ऐसा जरूरी नहीं है। भाज्य संख्या में जरूरी क्यों नहीं है, जैसे देखो 36 है, 36 4 से विभाजित हो जाता है, कितनी बार, 9 बार। लेकिन ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर ना, यानी 6 का स्क्वायर क्या है, 4 से विभाजित हो जा रहा है। लेकिन क्या 4 से विभाजित होता है पूर्णतः, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, जब ये जिससे हम विभाजित कर रहे हैं ये क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये कंडीशन तभी लागू होगी, अदरवाइज लागू नहीं होगी ये। ठीक है, इतना चीज हमने इसमें समझना है। तो ये अभाज्य संख्या जरूर होनी चाहिए। तो तब यहां पर को क्या लिखा है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो p a को भी विभाजित करेगी। यानी हम a को इस टाइप से मान लेते हैं, p को हमने p1 p2 p3 ऐसे ही कहां तक का, pn तक का मान लिया। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, p1 ये इंटू होगा। ठीक है, a क्या है, a के अभाज्य गुणनखंड में ये नंबर आ रहे होंगे, p1 p2 p3 ऐसे ही pn, इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये अगर इनको विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी एक इसका पर्टिकुलर नंबर अगर लें वो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा ही करेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल ही एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं इसको। माना p को हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और a स्क्वायर हमने कितना मान लिया, यहां पर को a स्क्वायर मान लिया 16 मान लिया a स्क्वायर को। ठीक है, अब a स्क्वायर मतलब कुछ भी मान लो। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये p a स्क्वायर यानी कि 2 अगर p मान रखा तो 2 हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 2 से विभाजित हो, ऐसा नहीं कि अब 17 को मान लेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या आ जाएगा, a स्क्वायर का मान हमने 16 मान लिया। अब a स्क्वायर कहा तो इसका मतलब ऐसी संख्या लेनी है जिसका कुछ ना कुछ स्क्वायर हो, जैसे 16 है तो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद 25 है तो 5 का स्क्वायर है, उस टाइप से हमको संख्या लेनी है। तो देखो 16 को 2 क्या कर रहा है, पूर्ण तरह विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 4 का स्क्वायर को क्या कर रहा है,
2 विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब 4 को भी क्या करेगा, ये विभाजित करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये चीज समझना। वो कब होगा, जब ये p क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, ए स्क्वायर p। ठीक है, तो इसका आंसर अगर कुछ आ रहा है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, देन a अपॉन p। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि ए स्क्वायर को p पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब a को भी क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक हो गया, तो यहां पर वो क्या लिख लेते हैं, एक इंटीजर आएगा, पूर्णांक आएगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है, ये चीज हम इसमें समझ सकते हैं। तो मेन चीज ये याद करें क्योंकि ये अप्लाई होगी अभी। अब देखो अगला पॉइंट है इसमें, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर हम योग करें या अंतर करें, ठीक है, वो क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या ही आता है आंसर। ठीक है, जैसे 2 है, ये परिमेय हो गया। ठीक है, इसमें से एक अपरिमेय संख्या को माइनस कर लेते हैं, जैसे हमने 3.1 4 5 6 7 8 ऐसे ही एक चलते चलते एक अपरिमेय संख्या ले ली। देखो दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, अशांत भी आ रहा है और अनावर्ती भी आ रहा है, यानी कि अलग अलग नंबर आते रह रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो देखो इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं हम, ठीक है, इसमें से अगर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, या फिर चलो यहाँ पर वो 4 मान लो, अब 4 में से इसको माइनस कर लो तुम, तो माइनस करने पर कितना आएगा ये चीज, यानी कि यहाँ पर वो दशमलव से पहले जो भी संख्या आएगी, चाहे वो 0 आए या फिर 1 आए, लेकिन दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो क्या होंगे, कुछ ना कुछ आते रहेंगे, है ना। क्योंकि हमें 4 दशमलव क्या लिखना पड़ेगा, इसमें 0 0 0 ऐसे लिखना पड़ेगा आगे की ओर, है कि नहीं है। तो आंसर भी क्या आएगा, अब ये कितने नंबर है क्या हमको पता है नहीं, है ना। तो इसका मतलब इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो वो भी क्या आएगा, कुछ ना कुछ आगे की ओर बढ़ते रहेंगे नंबर उसमें भी। ठीक है, कितने नंबर है हमको वो चीज पता नहीं है, तो इसका मतलब आंसर भी क्या आ जाएगा, इसका एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। कब, जब एक परिमेय में से हम क्या करेंगे, अपरिमेय को माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे ही एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर मतलब होता है 0 को छोड़कर, शून्य नहीं होगा, शून्य के अलावा और संख्या है। तो जैसे 2 है, तो इस शून्येतर परिमेय संख्या का अगर मैं मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूं, एक अपरिमेय संख्या के साथ कर दूं। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर शून्येतर परिमेय संख्या है, तो इसका अगर मैं गुणा किसके साथ कर दूं, एक अपरिमेय संख्या के साथ कर दो, जैसे 3.1 4 5 6 7 8 यही मान लिया, इसके साथ अगर हम गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये चीज देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर को बाई चांस हम 6 दशमलव भी अगर मानते हैं तो आगे की ओर क्या होगा, गुणा होते रहेंगे, आगे के जो अंक आएंगे उनमें भी गुणा आते रहेगा, है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या आना है, एक अपरिमेय ही आना है, यानी कि 2 का गुणा पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो 2 का गुणा पाई के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या का 2 गुणा। ऐसे ही परिमेय में से अपरिमेय, 4 में से पाई को अगर हम माइनस कर रहे हैं, है ना, तो आंसर क्या आना है, पाई की जो वैल्यू है उसको रखेंगे दशमलव के जितने स्थानों तक आ रहा था, घटाएंगे तो दशमलव के उतने स्थानों तक उसकी भी वैल्यू आते रहेगी जितने उसमें स्थान होते हैं। ठीक हो गया, तो अपरिमेय और परिमेय को जब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो आंसर अपरिमेय आएगा। और अगर शून्य के अलावा, क्योंकि देखो शून्य के साथ अगर हम पाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 तो परिमेय है। ठीक है, तो यानी कि 0 को छोड़कर बाकी अगर परिमेय संख्याओं का हम अपरिमेय के साथ गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, 0 में नहीं मिलेगा। ऐसा आई बात समझ में। अब 2 अगर अपरिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो उस कंडीशन पे आंसर अपरिमेय ही आना है ना। तो और 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर हम घटाते हैं तो उस कंडीशन पे अपरिमेय आए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 सेम अगर अपरिमेय संख्याएं हो गई, ठीक हो गया, तो इसमें से इसको घटाया कितना आ जाएगा, परिमेय भी मिल जाएगा। लेकिन जोड़ने पर क्या आ रहा है, ये जोड़ने पर क्या आ जाएगा, अपरिमेय ही आ रहा है। ठीक है, एक प्रमेय है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, वर्गमूल 2 नहीं होगा तो 3 या 5 ऐसे आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। वैसे तो हमको पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार आता है वो क्या आता है, अशांत और अनावर्ती आता है।
ठीक है। तो अशांत और अनावर्ती अगर इसका दशमलव प्रसार आता है तो इसका मतलब अपरिमेय है, लेकिन हमको अब ये क्या करना है, प्रूव करना है कि ये कैसे आ रहा है करके अपरिमेय। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या दिखाना है तो अब इसमें वैसे तो कोई तरीका है नहीं कि डायरेक्टली अपरिमेय दिखाएं, तो हम इसको क्या मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, जहां p और q क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या में बताया था ना कि p और q क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य। अगर हम उनको सह अभाज्य प्रूव कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, फिर हमारी जो कल्पना होगी, जो एज्यूम हमने किया कि वो परिमेय है, वो क्या था, गलत था। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे लास्ट में। तो इसमें मान लेंगे हम, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अगर हमने मान लिया तो वर्गमूल 2 क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जहां p तथा q क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। कोई भी परिमेय संख्या होती है, मैंने बताया था, जैसे 2/3 है। ठीक है, तो इसमें p और q ये दोनों क्या होती हैं, सह अभाज्य होती हैं। ठीक है, तो कोई भी दो परिमेय संख्या होंगी वो कैसी होंगी, सह अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो वर्गमूल 2 भी अगर परिमेय संख्या हमने मान रखी है तो ये किस रूप में होगी, सह अभाज्य संख्या के रूप में होनी चाहिए। यानी कि p और q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 का स्क्वायर बराबर p²/q²। ठीक है, तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा p²/q²। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया, 2 = p²/q²। अब इसमें क्या करेंगे, हम q² को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और p²/2 लिख दिया इसको हमने, 2 को यहाँ लगे, q² को यहाँ, या ये समझ सकते हो कि इस साइड हमने q² से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी कर दिया तो q² से q² हट जाएगा। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर को 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 2 हट जाएगा। ये चीज समझ सकते हैं। अब देखो इसमें हम क्या कह सकते हैं, फिर इसमें इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यदि p² 2 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, है ना। यानी अगर ये p² 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, p भी 2 से विभाजित होना ही चाहिए, क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है ना। तो ये वाली कंडीशन कब अप्लाई होती है, कहा था जब हम किसी अभाज्य संख्या से विभाजित कर रहे हैं। जैसे हमने मान लिया क्या 36, यानी कि 6 का स्क्वायर 2 से विभाजित होता है 36, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 भी तो 2 से विभाजित होगा ही होगा, है ना। तो p² अगर 2 से विभाजित होता है तो p भी क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होगा ही होगा। तो अगर ऐसा होगा तो हमने इस p को क्या मानना पड़ेगा, कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी, जब वो क्या होगी, 2 के गुणनखंड के रूप में होगी, है ना। यानी कि वो संख्या कैसी होनी चाहिए, 2 × 1 होनी चाहिए, या फिर 2 × 2 होनी चाहिए, या 2 × 3, इस टाइप से ही तो होनी चाहिए, या 2 × 4, 2 × 5। ठीक है, 2 से विभाजित तो तभी होगी। यानी कि वो संख्या कैसी माननी पड़ेगी हमने, तो p को हम क्या मान लेंगे, 2s मान लेंगे। जहां पर को क्या लिखेंगे इसमें, जहां s = 1 2 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो s की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा। s का मान 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, तो 2 से विभाजित होता रहा, फिर इसका मतलब p।
तो यानी p इस रूप का वो होना चाहिए, दो के गुणज के रूप में होना चाहिए, ये हुआ कहने का मतलब। अब देखो, अब इसको इसमें रखेंगे तो समीकरण 1 से, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा फिर, क्यू स्क्वायर बराबर p के बदले कितना रख देंगे 2s का होल स्क्वायर और अपॉन पे 2, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2s स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब s स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, यानी दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर को क्या आ रहा है रिजल्ट, यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। है ना, यहां पर से यही तो रिजल्ट आएगा कि क्यू स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, क्यू भी 2 से विभाजित होगा ही होगा। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर विभाजित है किससे, 2 से, ठीक है, तो वो 2 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में वो मिल रहा है हमको, है ना। तो अभी वो चीज हमने पढ़ी थी प्रमेय में, ठीक है, तो 2 से विभाजित होना ही होना है। तो देखो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर को, अतः हमारी परिकल्पना के अनुसार वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या थी, सॉरी मतलब परिमेय संख्या थी। ठीक है, हमने यही तो माना था, वर्गमूल 2 एक क्या थी, परिमेय संख्या थी। ठीक है, जहां p तथा q में, इस पे वर्गमूल 2 बराबर p बट्टे q लिख देते हैं, जहां p तथा q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, यानी कि वो कैसी संख्याएं थी, सहअभाज्य संख्याएं थी। परिमेय संख्या तो इसका मतलब p और q क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि वर्गमूल 2 को p और p बट्टे q मान रखा है ना हमने, तो ये सहअभाज्य होना चाहिए था। तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, परंतु समीकरण 1 तथा 2 से हमें यह प्राप्त हो रहा है कि p तथा q में एक के अलावा 2 भी क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो एक तो गुणनखंड है ही है, अब ये 2 से भी तो विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आ गया, एक के अलावा 2 भी क्या आ रहा है उसमें, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो हमारी परिकल्पना के अनुसार तो क्या था, परिमेय संख्या थी, लेकिन यहाँ पर को यानी सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए p और q, लेकिन 1 और 2 से हमको क्या मिला कि इनमें एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, जो क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 भी अगर गुणनखंड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो हमारी परिकल्पना गलत है ना। इसमें लिख लेंगे जिससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है
कि वर्गमूल 2 क्या है, परिमेय संख्या थी। इस तथ्य का क्या मिल रहा है हमको, विरोधाभास प्राप्त होता है। जो हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस लास्ट में इतना लिख लेना है। अब देखो एक बार और समझ लेते हैं कैसे करना है करके। हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। तो परिमेय अगर है तो क्या होनी चाहिए, पी बट्टे क्यू के रूप में होनी चाहिए, जहां पी और क्यू क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं और क्यू में 0 भी नहीं होता है। ठीक हो गया। तो सहअभाज्य संख्या होती है कोई भी परिमेय संख्या, पहले दिन में बताए थे। तो इसमें हमने क्या किया, फिर अब सहअभाज्य संख्या है तो इसको अगर हम सहअभाज्य दिखाने में सफल हुए तो परिमेय संख्या बन जाएगी वर्गमूल 2, अदरवाइज हमारी जो कल्पना होगी वो गलत हो जाएगी और वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो हमने दोनों तरफ वर्ग कर लिया, इसमें वर्ग करने पर हमारे पास ये मिला। तो यहाँ पर को हम क्या कह सकते हैं कि पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर पी भी 2 से विभाजित होगा ही होगा, है ना। पी स्क्वायर 2 से विभाजित अगर हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर को कैसे कह रहे हैं, यानी 2 से जब हम पी स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं तभी तो एक कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर को क्यू स्क्वायर आ रहा है ना। तो इसका मतलब पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब पी भी क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। ये चीज अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो हम अब ये पी अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो किस रूप में होना चाहिए, 2 के गुणज के ही रूप में होना चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसको हमने क्या मान लिया, कोई भी संख्या 2 के गुणज के रूप में है तो कैसी संख्या होगी, वो 2s टाइप की चीज होगी या 2n टाइप की चीज होगी, यानी कि 2 के गुणज के रूप में, यानी कि 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 इस टाइप की होगी। तो s का मान है 1 रखा तो 2 आ जाएगा, 2 रखा तो 4 हो जाएगा, 3 रखा तो 6, ऐसे ही आते रहेगा। अब इसको हमने रख लिया इस वाले समीकरण में, यहाँ रखने पर क्या मिला हमको, क्यू स्क्वायर बराबर 2s स्क्वायर। अब यहाँ से क्या मिला रिजल्ट, इस 2 को यहाँ भेज दिया तो यानी क्यू स्क्वायर को जब हम 2 से विभाजित कर रहे हैं तो एस स्क्वायर मिल रहा है हमको, है ना। इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होगा। लेकिन हमने क्या माना था कि पी और क्यू 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, परिमेय है। तो हमने वो चीज माना था, लेकिन एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया हमको, क्या 2 मिल गया, यहाँ पर को लिखा है ना, 1 के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है इसमें। तो जो हमारी परिकल्पना का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है कि इसमें एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड था जबकि एक और आ गया 2। ठीक है, तो जो हमारी क्या है, गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब हमारी परिकल्पना क्या थी, गलत थी, जो हमने जो परिमेय माना था वही गलत था, तो हम उसको प्रूफ नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, अब देखो एक प्रमेय ऐसे भी आती है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। अब 2 के बदले हमें कितना कर लेना है, इसमें 3 कर लेना है, बस हो गया। ठीक है, तो वर्गमूल 3 बराबर कितना आ जाएगा, पी बट्टे क्यू, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 3 बन जाएगा। फिर ये क्या लिख जाए, 3। अब क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो पी भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो p बराबर कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर को 3 के गुणज के रूप में कैसी संख्या होंगी, 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, ऐसे ही तो होंगी। ठीक है, 3, 6, 9, 12 ये सब क्या आ जाएगा, जिनमें 3 का भाग जा रहा है मतलब। तो s बराबर हमने कितना मान लिया, 1, 2, 3। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर को 3s स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 और ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर को 9 आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3s स्क्वायर। तो अब 3 को इस साइड भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3। तो क्यू स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो क्यू भी क्या आ जाएगा, 3 से विभाजित होगा। तो हमारी परिकल्पना के अनुसार वर्गमूल 3 क्या थी,
एक परिमेय संख्या थी जहां P और Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, परंतु समीकरण 1 और 2 से क्या मिला, एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, यहाँ पर को 3 मिल रहा है, 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है करके। तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ था, इसका मतलब हमारी परिकल्पना गलत थी, अतः वर्गमूल 3 एक क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो देखो बस उसके बदले क्या लिख दिया, 3 लिख देना है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें, दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम इसी का अपोजिट मानेंगे, माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसको क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया। तो परिमेय संख्या है तो ये क्या होना चाहिए, 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर P बट्टे Q आना चाहिए, है ना। जहां P और Q क्या होंगी, सह अभाज्य संख्या होंगी और Q में 0 नहीं होगा। अब इस चीज को अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, देखो 5 बराबर P बट्टे Q, इसको यहाँ भेजेंगे तो प्लस का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है। अब P बट्टे Q को इस साइड भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 बराबर 5 माइनस P बट्टे Q, इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, क्योंकि P तथा Q क्या है, पूर्णांक है ना, सहभाज्य संख्या मानी थी इसमें P बट्टे Q, जहां इसमें लिख लेना क्या, P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। अब पूर्णांक है तो इसलिए P बट्टे Q क्या होगी, परिमेय संख्या है ना। अब 5 क्या है, क्योंकि 5 भी परिमेय संख्या है। तो 5 अगर परिमेय है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक परिमेय में से अगर हम परिमेय को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आना है, परिमेय संख्या ही तो आनी है, कुछ ना कुछ बट्टे में भी आ रहा है तो परिमेय ही तो आना है ना। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इसलिए 5 माइनस P बट्टे Q भी क्या होगा, परिमेय है, ठीक है। अब अगर ये परिमेय है तो अब इसी के बराबर में भी तो वर्गमूल 3 आ रहा है, इसलिए वर्गमूल 3 भी क्या होनी चाहिए, फिर परिमेय होनी चाहिए, है ना। वर्गमूल 3 भी क्या है, परिमेय होनी चाहिए, ठीक है। परंतु हमको क्या पता है, यह तथ्य सर्वमान्य है कि, अभी हमने प्रूव किया था ना वर्गमूल 3 क्या है, अपरिमेय करके, परंतु यह तथ्य सर्वमान्य है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां पर को क्या मिला, परिमेय संख्या होनी चाहिए, कहा परिमेय संख्या है, लिख देते डायरेक्टली, वर्गमूल 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु यह तथ्य सर्वमान्य है कि वर्गमूल 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहां इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहां हमको इस तथ्य का विरोधाभास ही तो मिला ना, क्योंकि ये अगर परिमेय हो गया तो इसका मतलब ये भी परिमेय है, लेकिन यहाँ क्या विरोधाभास मिला कि ये अपरिमेय संख्या है, इस बात का विरोध हुआ यहाँ पर, तो ये तो अपरिमेय है लेकिन इसके थ्रू क्या आ गया, ये भी परिमेय है, ऐसा रिजल्ट मार है। तो इस तथ्य का विरोध अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या, हमारी परिकल्पना क्या थी यहाँ पर, गलत थी, ठीक है।
जो हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए इसलिए 5 माइनस वर्गमूल 3, यानी कि ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी कि परिमेय में से अगर हम अपरिमेय को माइनस कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। ये चीज पढ़ी हुई थी, अभी नोट में दिखाया था, ठीक है। 5 माइनस वर्गमूल 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला एग्जाम्पल है, दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें भी वही चीज मानेंगे, क्योंकि देखो डायरेक्टली हम प्रूव कर नहीं पाएंगे ना। वर्गमूल 2 की जो वैल्यू है, चलो उसको लिख के फिर उसका 3 का गुणा करके ये सब हम कर सकते हैं। अब उसका दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, अन्वसानी अनावर्ती आते रह रहा है, अशांत अनावर्ती आते रह रहा है। लेकिन अब इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है, कि ये अपरिमेय ही है करके। तो इसको हमने मान लिया 3 वर्गमूल 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया ऐसा। अगर हम परिमेय दिखाने में सफल हुए तो परिमेय होगी, अदरवाइज फिर अपरिमेय ही मानना पड़ेगा हमको। परिमेय संख्या है। देखो अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या आना चाहिए, 3 वर्गमूल 2 क्या आनी चाहिए, p बट्टे q आना चाहिए, जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं इसके आगे, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा रिजल्ट, वर्गमूल 2 बराबर p बट्टे 3 को यहाँ भेज देंगे, ठीक है, तो 3q आ जाएगा। अब देखो क्योंकि p बट्टे q क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसलिए p बट्टे 3q। अब q बाई चांस से 2 है तो इसको 3q मतलब 6 बन जाएगा, है ना। जैसे p को 1 मान लो, q को 2 मान लो, अब उसका 2 गुणा कर दोगे तो कितना, 1/6 हो जाएगा, सॉरी 3 गुणा करोगे तो 1/6 आ जाएगा ये चीज। तो ये भी तो परिमेय होगा ही होगा, है ना। ये p बट्टे q को मान लिया 1/2, तो 3 आ रहा है नीचे, तो इसका मतलब इसका 3 गुना हो जाएगा 2 का, तो 6 ही तो बन रहा है। ये भी तो क्या हुआ, परिमेय ही होना चाहिए, है ना। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय है तो ये इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी परिमेय है, ठीक है। इसलिए वर्गमूल 2 भी क्या है, परिमेय आ रहा है इस कंडीशन पे। परंतु यहां इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या पता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह तथ्य तो सर्वमान्य है। तो इसका यहाँ पर को क्या मिल रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि वर्गमूल 2 एक है, अपरिमेय संख्या है, इसका विरोध यहाँ पर को उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जो किसके कारण हो रहा है, जो हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हमारी परिकल्पना गलत थी, अतः 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। तो देखो 3 वर्गमूल 2 क्या आया, हमारे को एक अपरिमेय संख्या आई। तो देखो इसमें वैसे भी समझ सकते हैं कि वर्गमूल 3 परमेय है और ये अपरमेय। तो परमेय और अपरमेय का अगर हम गुणा करते हैं, जीरो को छोड़ करके, और जो परमेय संख्या है उनका अपरमेय के साथ गुणा करते हैं, तो आंसर क्या आता है, अपरमेय ही आता है। ये चीज भी हमने पढ़ी थी पहले, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।